तो स्टूडेंट, जैसे कि कहते हैं कि मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। अर्थशास्त्र वास्तव में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप जो है लगातार इसका प्रयास करोगे, इसको पढ़ने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से आप इसको समझने में सफल होंगे। और इसकी जो ट्रिक जब आपकी समझ में आ जाएगी तो आप जो है अर्थशास्त्र के बराबर रोचक विषय किसी को मानोगे नहीं। तो इस अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको अर्थशास्त्र के ऐसे ऐसे ट्रिक जो है बताने वाला हूँ कि आपको ये बड़ा इजी सब्जेक्ट लगने वाला है और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने वाले हैं। तो इस बार का जो टॉपिक है वो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर आ रहा हूँ। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें कि आप उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ते हैं, उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ते हैं, उसी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मांग एवं मांग फलन, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आपको के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा, हमने आर्थिक प्रणाली के बारे में पढ़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो इन सब का मिश्रण लेकर इसके पश्चात का जो टॉपिक हमारा वो आगे आने वाला है, वो है मांग एवं मांग फलन। तो इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व आप एक बार फिर से जो पुराने हमारे चैप्टर थे इससे पहले के, उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, तब जाके आपको आगे का वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो इसके लिए आप जो है पिछले वाला जो चैप्टर है उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके पश्चात ये वीडियो आप देखेंगे। तो आइए ले चलता हूँ आपको टॉपिक की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच में बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है डिमांड, अर्थात मांग। यानी कि मांग इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति इच्छा करेगा तब उसकी आवश्यकता होगी और उसके बाद वो जो है किसी वस्तु की मांग को करेगा। तो मांग, इच्छा और आवश्यकता, हालांकि हमको एक ही शब्द लगते हैं लेकिन ये दो हैं अलग अलग शब्द। तो इनके द्वारा ही हमको मांग का जन्म होता है। तो डिमांड का मतलब, अगर इच्छा और आवश्यकता में मैं आपको अंतर समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, तो क्या है, वायुयान का टिकट खरीदने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसके बाद इतने पैसे नहीं रहते तो वो क्या कर सकता है, उसकी वायुयान टिकट खरीदने की या उसमें बैठने की इच्छा जाहिर कर सकता है। तो वो इच्छा हो गई। और कोई धनी व्यक्ति है तो वो क्या करता, वायुयान या हवाई जहाज का क्या करता है, टिकट लेके आता है, टिकट खरीदता है। तो ये उसकी क्या हो गई, उसने टिकट खरीद लिया तो क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। तो ये इच्छा और आवश्यकता में यहाँ पर डिफरेंस है। इसी के आधार पर हम आगे मांग के विभिन्न तथ्यों पर चर्चा। तो मांग के विषय में हालांकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं अपनी दी है कि इसका वैसे अर्थ तो ये लगाया गया है कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक हो या योग्य होता है, उससे जो है मांगी गई मात्रा कहा जाता है। उसको ही मतलब मांगी गई मात्रा यानी कि मांग कहा जाता है। तो इसी संदर्भ में जो है प्रोफेसर वेनम ने भी कहा, उन्होंने कहा कि किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांगी गई वह मात्रा, किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांगी गई वह मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, अर्थात डिमांड कहते हैं। तो ऐसी परिभाषा जो है इसके संदर्भ में दी गई है। और अन्य अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर मेयर्स ने दी है, प्रोफेसर मिल्स ने दी है। तो उसका कुल मिला के कंक्लूजन हमने ये निकाला कि किसी वस्तु की मांग सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। यानी कि जो वस्तु की मांग होती है वो ज़्यादातर उसकी कीमत पर निर्भर करती है। तो इन सारी परिभाषाओं से हमको यह स्पष्ट हुआ कि वस्तु की मांग जो है वो उसकी कीमत पर अधिकतर निर्भर करती है, परंतु इसके और भी विभिन्न पहलू हैं, उन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देखिए, इसके मांग में जो है निम्नलिखित 5 तत्व जो है बहुत निहित होते हैं, इनका निहित होना इसमें आवश्यक है। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो है वस्तु की
इच्छा, यानी कि मतलब वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तभी तो उसकी डिमांड करेगा। तो पहला पॉइंट ये है, ये तत्व तो बहुत ज़रूरी है, वस्तु की इच्छा, वस्तु डिजायर फॉर गुड्स, यानी कि जो वस्तु है उसको खरीदने की इच्छा होनी ज़रूरी है, तब जाके हम उसको डिमांड करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा तत्व है कि वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन। अब इच्छा तो हमारी हो गई, लेकिन उसको क्रय करने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए। अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे, मान लीजिए हमारे मन में बिस्किट खाने की इच्छा हो रही है, तो हमारे पास बिस्किट को खरीदने के लिए उतने पैसे भी होने चाहिए। तो यानी कि जिस वस्तु को हम क्रय करेंगे उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। तीसरा चीज़ है इसमें कि साधन व्यय करने की तत्परता। अब हमारी वस्तु की इच्छा भी हो गई और वस्तु क्रय करने के लिए हमारे पास साधन भी है, लेकिन उसकी तत्परता भी हमको चाहिए, मतलब हम उसको जो है व्यय करने के लिए तत्पर रहें। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक निश्चित कीमत होनी चाहिए उस वस्तु की। अब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कीमत होती है किसी चीज़ की, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम उस वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, एक निश्चित कीमत उसकी हो। उसके बाद एक निश्चित समयावधि भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समय भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि अगर आप सर्दियों के समय में आइसक्रीम का प्रयोग करेंगे, या आइसक्रीम खरीदने की इच्छा जो है बहुत कम लोग उस समय रखते हैं, तो हम लोग उस समय आइसक्रीम को खरीदने की तत्परता नहीं दिखाएंगे। तो इसके लिए समय अवधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इन 5 चीज़ों का इसमें मांग में निहित होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम जो है आगे चलते हैं मांग फलन की तरफ। मांग फलन वैसे 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, व्यक्तिगत मांग फलन यानी IDF, इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो जो IDF होता है, व्यक्तिगत मांग फलन होता है, उसमें हम लोग जो है ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है D = F मतलब फंक्शन dx जो है नीचे वस्तु की मांग, वो जो है क्या है, वो फंक्शन है किसके, PX, PR, Y और T के। अब देखो आज इसमें चर्चा करते हैं। अब देखिए dx क्या है, dx हमने मान ली x वस्तु की मांग, यानी कि वो किसी x वस्तु की मांग अगर dx है तो वो किसके फंक्शन होंगे, किसके फलन होंगे, वो होगा, पहले होगा px क्या हो गई, x वस्तु की कीमत, तो उसका फलन होगी। दूसरा क्या होगी, संबंधित वस्तु की कीमत PR। अब इसमें संबंधित वस्तु भी आ गया एक बीच में। संबंधित वस्तु मतलब जो उससे संबंधित है, जैसे चाय है तो उससे संबंधित क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है ना। घी है तो उससे संबंधित क्या है, मक्खन है। तो इस प्रकार से तेल है, तो ये सब जो है इसमें आपस में क्या है, कोरिलेटेड वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तु। तो संबंधित वस्तु की कीमत भी इसमें बहुत निर्भर करती है व्यक्तिगत मांग फलन में। उसके बाद है वो हमारे पास वाई भी इसका फंक्शन हमने लिखा हुआ है ऊपर। तो वाई फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय, उसके मौद्रिक आय कितनी है उपभोक्ता की, तो ये भी जो है इसका फंक्शन होता है। और फिर इसमें है टी, उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि का होना बहुत ज़रूरी है वस्तु को खरीदने के लिए, अन्यथा जो इसका मांग फलन पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत मांग फलन है उसमें हमने जो ये PX, PR, Y और T, ये जो है 4 वस्तुएं हमने इसमें सम्मिलित की। तो इन चारों के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन की गणना कर सकते हैं। तो ये हमने व्यक्तिगत मांग फलन का जिक्र यहाँ पर कर लिया है, और इसके हमने ये सारे इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं कि इसके फंक्शंस में हमको क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती हैं मांग फलन में। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत मांग फलन IDF हमारा पूरा हो गया। तो इसमें ये 4 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब आइए, अब दूसरा फलन है इसमें बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें भी जो है, जो DX है हमारा, X वस्तु की जो मांग है वो किसके फंक्शन से, देखिए इसमें PX है, PX पे हमने चर्चा कर ली है पहले, PR है, संबंधित वस्तु पे चर्चा कर ली है, Y पे हमने चर्चा कर ली है, T पे हमने चर्चा कर ली है। अब इसमें जो है 3 तत्व और जुड़ गए, एक YD जुड़ा है, एक P जुड़ा है और एक E जुड़ा है। तो इसमें जो बाजार मांग फलन है इसमें ये 3 चीज़ें और आ जाती हैं। देखो जब हम मार्केट में जाते हैं
तो वहाँ पे हमारी संभावनाएं और आशाएं बहुत, एक तो सीमित छोटा सा मार्केट है, मान लीजिए हमारा घर है या छोटा सा बाजार है, तो हमको उतनी संभावनाएं वहाँ पर प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब हम मार्केट से जाते हैं तो हमको जो है क्या होती है, संभावनाएं और आशाएं हमारी बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है जो बाजार मांग फलन है, ई में उपभोक्ता की संभावनाएं जुड़ जाती हैं। दूसरा फिर क्या होता है, जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार भी फंक्शन हो जाता है यहाँ पर मांग का, कि कितनी जनसंख्या है उस पर जो है सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है क्या हो गया, बाजार मांग फलन का फंक्शन हो गया। और वाई डी, अब आय का वितरण, अब वहाँ तो वाई आय का मौद्रिक आय तो हमको हो गई, अब आय का वितरण किस प्रकार से है मार्केट में, तो ये भी इसका जो है क्या बन जाता है, इसका फंक्शन बन जाता है। तो हम लोग जो इसको बाजार मांग फलन कहते हैं। तो इसमें ये 3 चीज़ें और हमको ऐड करनी पड़ती हैं, तब ये मांग फलन का बाजार मांग फलन जो है बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के मांग फलन हमने देख लिए, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे मांग के निर्धारित तत्वों की। अब मांग के निर्धारित तत्व ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा गया है कि मांग के निर्धारित तत्वों को बताइए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इसमें हम लोग बिल्कुल चर्चा कर लेंगे, कोई कठिन विषय भी नहीं है, और अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी जो हमने फंक्शन पहले दिखाए आपको, मांग फलन दिखाए, उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए कि पहला है इसमें वस्तु की उपयोगिता, यानी कि वस्तु की उपयोगिता तो पहला फंक्शन इसका यही है कि उपयोगिता का अभिप्राय, यानी कि आवश्यक वस्तु की क्षमता, आवश्यकता पूर्ति के लिए वस्तु की क्षमता, यानी कि एक दी गई समयावधि में वस्तु की मांग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की वस्तु में कितनी क्षमता है, वस्तु की उपयोगिता कितनी है, उसमें जो है जो डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है उसको संतुष्ट करने की कितनी उपयोगिता उसके अंदर है, उस वस्तु के अंदर। तो ये जो है मांग के निर्धारित तत्वों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तु की कितनी यूटिलिटीज है। उसके बाद आय स्तर पे आते हैं हम लोग। आय स्तर का मतलब ये हुआ कि आय अर्थ जितना जिस व्यक्ति का आय स्तर होगा वो उतनी उस वस्तु की डिमांड अधिक करेगा। सीधी सीधी जो अर्थशास्त्र का जो नियम है, अन्य बातों के समान रहने पर जो नियम बताता है, तो वो कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी निश्चित रूप से बढ़ती है। तो ये भी जो है इसका एक बहुत निर्धारित तत्व है। धन का वितरण इसका निर्धारित तत्व है। वस्तु की कीमत, जैसे कि हमने पहले चर्चा कर ली है, वस्तु की कीमत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वस्तु की, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि अगर वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी डिमांड कम होती है, और अगर वस्तु की कीमत कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये इसमें माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इसमें, कुछ जैसे जो कुछ विभिन्न वस्तुएं हैं या घटिया वस्तुएं हैं तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन अन्य बातों के समान रहने पर हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की कीमत भी जो है वो मांग को निर्धारित करती है। संबंधित वस्तु की कीमत, जो रिलेटेड वस्तुएं हैं उनकी जो है क्या किस प्रकार की कीमत है, उनकी कीमत भी जो है निर्धारित तत्वों को, मांग के निर्धारित तत्वों को डिटरमिन करने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद आते हैं स्थानापन्न वस्तुओं पर। सब्स्टिट्यूट गुड्स है जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं, ठीक है ना। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो कीमत है उसके हिसाब से भी हम लोग अपनी मांग को आगे या पीछे, ऊंचा या नीचा कर सकते हैं। हम लोग अपनी मांग को बढ़ा सकते हैं और अपनी मांग को घटा सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत को देखकर। पूरक वस्तुओं से में भी यही है। पूरक वस्तुओं की का किस प्रकार का रोल है, पूरक वस्तुओं की कीमत में क्या अंतर आ रहा है, तो उस प्रकार से भी हमारी जो है क्या है, मांग ऊपर नीचे घटती और बढ़ती है, ठीक है ना। उसके बाद फैशन रुचि। फैशन रुचि में क्या परिवर्तन हो रहा है, रुचि किस प्रकार की है व्यक्ति की, या फैशन जो है कोई बदल रहा है, तो उससे भी वस्तुओं की मांग में बहुत फर्क पड़ता है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, कोई वस्तु ऐसा होता है कि जिसकी कीमत जो है बाद में बढ़ सकती है या घट सकती है, तो उसकी डिमांड भी उस प्रकार, अगर उसकी कीमत बढ़ने की संभावना है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अगर भविष्य में उसकी कीमत कम होने की संभावना है तो उसको लोग स्टॉक नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, मांग को निर्धारित करने के हमारे तत्व हैं।
तो इस प्रकार से ये तत्व हमने देखे हैं। यहाँ पर 9 तत्व हमने इनके बारे में चर्चा की। इनको आप विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसके फलन हैं, इसके निर्धारित तत्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा?